जय जिनेंद्र। सब भामाशाह के बीच में ये इम्प्रॉम्प्टू जो इनविटेशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार कैलाश जी। और जो गिविंग और ग्रोइंग का जो सब्जेक्ट है कि हम कैसे जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि हम मिलते हैं, मांगते हैं तो मिलता है, तो इससे कहीं बड़ा सब्जेक्ट मेरे हिसाब से जो आज हमने लिया है कि मिल के जो देना होता है शायद उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो गिविंग और ग्रोइंग का जो सब्जेक्ट है कि लेने से ज़्यादा अगर हम देने में विश्वास रखते हैं, जो मेरे को लगता है कि हमारा पूरा समाज और हम सब देने में और एक इंक्लूसिव ग्रोथ में जो विश्वास रखते हैं कि दे के जो ग्रोथ और जो हैप्पीनेस मिलती है वो आई थिंक अगर हमको सही मायने में सीखना है तो हमारे जितने भामाशाह आज मौजूद है 5 अभी मंच पे, इनकी कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी एक लाइफ एक जर्नी है वो अपने लिए इंस्पिरेशन है कि इन्होंने हर सेगमेंट में, हर स्टेज में, हर फेज़ में जो देके समाज को, परिवार को और पूरे देश को देके कैसे उन्होंने ना केवल ग्रोथ की है बल्कि एक समाज में एक हमारे सामने एक मिसाल भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमारे साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। और अभी हिमांशु भाई ने बताया कि जीतों में रहना है तो स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो हिमांशु भाई, यू हैव बीन सच ए लवली पर्सन। विजय जी बैठे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमारे सामने आई थिंक सेलिब्रिटी भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और एक बहुत बड़ा मौका है जीतो कनेक्ट में, और बहुत ही ब्यूटीफुली एंकर्ड सब विंग ने एक साथ एक समागम जो विजय जी भंडारी सर के लीडरशिप में और काका के सानिध्य में पूरा ये प्रोग्राम बनाया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ सबका, एंड आई एम श्योर दिस विल बी ए रोल मॉडल फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स टू कम। थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, प्रणाम। थैंक यू महावीर जी। मैं पिछले 4-5 दिन पहले गणपत जी को सुन रहा था, अभी 1 घंटे पहले गणपत जी को सुना। गणपत जी, आपका हॉस्टल को लेके विजन बड़ा टच करता है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 2 मिनट उसके बारे में ज़रूर सभी को बताएं। प्लीज़ गणपत जी। जय जिनेंद्र। सब लोग खाना खा के आए हुए हैं। जय जिनेंद्र। कुछ लोगों ने नहीं खाया, आगे की रो वालों ने। प्रभु श्री महावीर के चरणों में नतमस्तक वंदन। ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो बोलते हैं ना कि भाई सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, सोनू सूद को उसका इंतजार कर रहे हैं, तो कैलाश जी ने मेरे को काम पे लगाया कि 5 मिनट है तो आप थोड़ा हॉस्टल के बारे में बात करो। मित्रों, बिना ज़्यादा समय लिए हमारे जितो परिवार ने, जितो जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, सब ने मिलके पिछले महीनों में 2 महीना पहले एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि हमारे बच्चों को जो गांवों से शहर में पढ़ने आते हैं उनके रहने के लिए एक सुविधा, अच्छी सुविधा कैसे कर सके, तो हॉस्टलों का निर्माण का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। और इस डिसीजन को जस्ट अभी 15-20 दिन पहले ही क्लियर हुआ ये डिसीजन कि हमको पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जितों के चैप्टर है और जहाँ एजुकेशन के लिए बच्चे आते हैं वहाँ पे उनके पढ़ने की सुविधा के लिए क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो हॉस्टल बनाने का एक निर्णय लिया गया। मुझे 15 मिनट पहले जेएटीएफ के फुल सर्कल में बोला, अभी जेएटीएफ की टीम यहाँ बैठी है, कि जितों के जो 3 ऑब्जेक्टिव है उसमें हमारा एक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है। और एजुकेशन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जितों के मेंबर हैं। पर नया क्या हो रहा है, हमने पिछले 18 साल में जब से जितो बना अभी तक 1400 बेड, 1400 स्टूडेंट के लिए विभिन्न शहरों में ऑलरेडी हॉस्टलों का निर्माण कर चुके हैं। पर अभी हमारे जितो एक अलग मुकाम पर है, एक के बाद एक धुआंधार बैट्समैन आ रहे हैं। अभी जेएटीएफ के चेयरमैन बैठे हैं, यहाँ पृथ्वीराज जी बैठे हैं, विजय भाई बैठे हैं, इंद्र भाई बैठे हैं, कई लोग, हिमांशु, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये जो हॉस्टल निर्माण का जो नया निर्णय लिया, और 10,000 बेड हमको नेक्स्ट आने वाले 10 साल में बनाने हैं। क्या लगता है आपको, बन जाएंगे 10,000 बेड? आवाज़ नहीं आ रही है। अरे यार बोलो ना यार, मोदी साहब बुलवाते हैं तो सब बोलते हैं हाँ ऐसा ही होगा जैसा वो बोलते हैं।
बोलते हैं ना ये होगा क्या, तो पब्लिक से आवाज़ आती है होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10,000 बेड जितो प्लेटफॉर्म के लिए बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? वेरी गुड। तो यही तो सुनना था यार मेरे को। तो मेरा इतना ही कहने का है कि अभी तक हमारे 1400 बेड बने, जितो एक अलग मुकाम से निरंतर एक प्रगति के स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी ये जो टारगेट है कि हर साल 1000 बेड प्लस हॉस्टल अलग अलग शहरों में बनाना। पृथ्वीराज जी गवाह थे, पृथ्वीराज जी अभी बैठे थे वहाँ पे। कौन बैठे पृथ्वीराज जी के पास में? हाँ, उनका अटेंशन चाहूँगा। राजेश चंदन, 5 मिनट बाद में पृथ्वीराज जी को आप मिल लेना यार। अभी मैं पृथ्वीराज जी को देखे बिना मेरा कमिटमेंट वापस बार बार चेयरमैन के सामने बोलना जरूरी होता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो आप करना चाहते हो उसको बार बार मंच पे दोहराते रहो, उससे आपको एक अलग इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और वो प्रोजेक्ट आगे। हाँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 10 हॉस्टल अभी विजय भाई भंडारी हमारे प्रेसिडेंट अपेक्स ने बोला कि हमारे कार्यकाल में आप 5 हॉस्टल का तो खाद मुहूर्त हमारे हाथ से होना चाहिए। मुझे कहते हुए खुशी है कि विद इन 5 मिनट अभी JATF का फुल सर्कल, इंद्र भाई सब पूरी टीम थी वहाँ पे, 10 हॉस्टल का ऑलरेडी नाम डिक्लेयर हो चुका है। 10 हॉस्टल इन 10 मिनट। ऑल आई वॉन्ट टू से कि हमारी पोटेंशियलिटी क्या है, ये अभी तक हमने जो जितों में अचीव किया है सिर्फ 5%। पृथ्वीराज जी आप बोल रहे हो ना बड़ा होने के बाद आना, अभी तो कुछ बड़ा नहीं है। आपको लगेगा 10 साल बाद में कि और बड़ा लेट आता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरा इतना ही कहने का है कि 5% 10 हॉस्टल का निर्माण का मतलब है मित्रों, ये 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे सेलिब्रिटी जो अगले प्रोग्राम जिसके लिए मिले हैं आगे हैं, पर आप सब लोगों का साथ और सहयोग रहेगा तो जरूर ये हॉस्टलें बनेगी और बहुत जल्दी बना के आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गणपत जी। So friends, let's welcome someone who needs no introduction, who is an actor, producer, humanitarian, and above all, a man who has touched millions and millions of lives with his spirit of giving, a perfect fit to host this giving is growing session. ड्यूरिंग द पेंडेमिक हम महाराष्ट्र के हैं, ऑल ओवर इंडिया स्पेशली महाराष्ट्र में एक हाउस होल्ड नाम बन गया था जिन्होंने होप दी, हेल्प की अक्रॉस इंडिया। तो प्लीज जॉइन मी इन वार्मली वेलकमिंग आवर होस्ट फॉर दिस सेशन, श्री सोनू सूद। प्लीज। सोनू जी हमारे भामाशाह ऑलरेडी बैठे हैं, मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। आप उज्जवल जी पगारिया ग्रुप से, गणपत जी चौधरी साहब अहमदाबाद, सुखराज जी साहब नाहर बॉम्बे, नाहर बिल्डर्स, संजय जी डांगी साहब बॉम्बे ऑटम, और हमारे गौतम जी साहब हैदराबाद। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर वी स्टार्ट, हमारे चेयरमैन पृथ्वीराज जी साहब, वाइस चेयरमैन हिमांशु भाई साहब, प्रेसिडेंट विजय जी साहब, सेक्रेटरी जनरल ललित जी डांगी साहब और हमारे स्पेशल DIC महावीर जी साहब, साथ साथ में एपेक्स वर्किंग कमेटी से कमलेश जी साहब, नरेंद्र जी साहब, संपत जी साहब, प्लीज़ 2 मिनट स्टेज पे आएँ। हम फेलिसिटेट करेंगे सोनू जी का और उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे बीच में हमारे JATF, आई एम अ प्राउड JATF ट्रस्टी इंदर जी भी मौजूद है। इंदर जी साहब प्लीज वेलकम। इंदर जी साहब ऑन स्टेज। आप लोग भी पता नहीं सर, गणपत जी साहब आइए ना, सुखराज जी साहब आप लोग भी पता नहीं, उज्जवल जी आइए ना। एक मिनट लीजिए। पीछे से आइए। अजय जी जैन चीफ सेक्रेटरी JBN प्लीज।
सोनू जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गिविंग इज ग्रोइंग के लिए आपसे परफेक्ट फिट हमें कोई कभी नहीं लग सकता है। थैंक यू एवरीवन। सोनू जी, मैं बात कर रहा था गिविंग इज ग्रोइंग के लिए आपसे परफेक्ट कुछ नहीं लग सकता, तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन हम 2 शब्द आपसे पहले सुनना चाहेंगे और फिर आपके साथ सेशन स्टार्ट करेंगे सर, प्लीज। थैंक यू। Namaskar, Jai Jinendra. You know, it's always an honor to be at the G2 Connect Hyderabad with Pagaria, JBN, Apex leading this very special session under the powerful theme Giving is Growing. हमेशा मैं जब भी G2 के कोई इवेंट अटेंड करता हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है मुझे। एक से एक बड़े हीरोज़ मिलते हैं। They inspire us to do good. They inspire us to bring a smile on a needy face, and that's how you all superheroes make this world a better place to live in. And I always believe that when you give back to the society, that's when your fate changes. मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि सोनू, कभी अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा यार। सो वो आप सब कर रहे हैं। मैं हमेशा जितनी बार भी मैं G2 के इवेंट में गया हूँ, मुझे कोई नई कहानी मिलती है, कोई नए लोग मिलते हैं जो सिखाते हैं, जो बताते हैं कि उनकी जो जर्नी थी, जो सफ़र था ज़िंदगियाँ बदलने का, बहुत समय पहले शुरू हुआ, और जैसे ही उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी बदलनी शुरू की, उनकी ज़िंदगी में भी बड़े बदलाव आने शुरू हुए। मैं बचपन में हम सुनते आए थे, एंड आई थिंक यू गाइज आर living example of this. And today when I sit with all the true heroes, मुझे सीखने को सर आप लोगों से आज बहुत कुछ मिलने वाला है। I'm really looking forward to this session, and I hope कि आज हम कुछ ऐसी यादें बनाकर जाएं which will stay with us in many years to come. And I hope that today also when we start this session we pledge something that will make us more stronger in this journey, and बढ़ते रहेंगे सर आपके कदम से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हूँ सूद, चाहे पंजाब से हूँ, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक जैन जो DNA है वो बसा हुआ है। बस मैं आपसे मिलकर उसको वापस रिचार्ज करता रहता हूँ हमेशा। तो आज वापस वो रिचार्ज करने का दिन आया है सर। थोड़ा सा एनर्जी आप देते रहिएगा, फिर मैं आपके साथ और आपके पीछे आपका हाथ थाम कर चलता रहूँगा। तो शुरू करते हैं सर इस जर्नी को, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन सर। थैंक यू सो मच। सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के आज स्टेज शेयर करके, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं जब आ रहा था तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, और जो भी मैं जान पाया, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज मैं कुछ सीख कर जाऊँ आपसे, और जो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं उससे मुझे भी आज कुछ और नया मार्गदर्शन मिले सर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन।
वॉइस एको सर आ रही है, आवाज आ रही है कि कुछ सर? अच्छा हमें आ रहा है सर एको। चलो सर हमको इन तक बराबर जाना चाहिए, हम एडजस्ट कर लेंगे सर। ठीक है सर। सो वील स्टार्ट विद राउंड वन विच इज ओपनिंग, जो पर्सपेक्टिव है फिलॉसफी ऑफ गिविंग सर। बड़ी ये 3 शब्दों में बड़ी ताकत है सर फिलॉसफी ऑफ गिविंग के अंदर। सो मैं गणपत जी चौधरी साहब से शुरुआत करना चाहूँगा कि सर आप हमेशा कहते हो कि लर्न अर्न एंड रिटर्न, ये मंत्रा जो आपने पकड़ा है सर, उसकी आप ने जो बिजनेस और गिविंग जर्नी को कैसे शेप दिया, कैसे आपने उसे एक नया रूप दिया सर? हम लोग जैन फिलोसॉफी से आते हैं जी। और हम सबको मालूम है कि हम यहाँ पर इस संसार में लीज पर आए और इंसान रजिस्ट्री के चक्कर में पड़ गया। टेम्परेरी आए हैं, धर्मशाला है। 3 भाग में जीवन को बांटा गया है कि भाई पहले 25 साल तक हम लर्निंग करते हैं, स्कूल कॉलेज एजुकेशन वॉट एवर इट इज़ देयर। 25 से 50 के बाद में हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज, अर्निंग, बिजनेस वगैरह वगैरह जो भी जवाबदारी, बच्चों के मैरिज वगैरह रहते हैं, और उसके बाद में रिटर्न का आना चाहिए। ये मैं कई जगह जब जाता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ कि लर्न अर्न रिटर्न। अभी कल मिनिस्टर साहब भी यही स्लोगन बोल रहे थे कि जीतो में अब बहुत लोग ये बात करने लग गए हैं, विच इज़ ए रियली वेरी वेलकम स्टेज मेरे जीवन में, बिकॉज ऑफ दिस फिलोसॉफी कि हम सब इस संसार में आए हैं, हमारे लिए तो सब कुछ करते ही हैं और सब लोग करते हैं, पर औरों के लिए हमने क्या किया। अब जब मैं औरों के लिए रिटर्न की बात करता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक सेवाओं में लगा रहता हूँ तो लोगों की जेब खाली करता हूँ वगैरह वगैरह, तो लोग बोलते हैं अभी नहीं यार, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कल क्या होगा, कल आप हो या नहीं हो ये तो मालूम नहीं, बाद कब आएगा। और हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अगर हमारे को किसी से झगड़ा करना होता है, कुछ गलत करना होता है, तो हम तुरंत इमीडिएट भुगतान करते हैं और अच्छे काम के लिए हम समय लेते हैं और ये समझ के समय लेते हैं कि कल भी आएगा। तो ये रिटर्न वाला जो फॉर्मूला है वो 50 के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। कई लोग समझते हैं 60 के बाद करेंगे, 70 के बाद करेंगे। तो सूद साहब, भारत का जो एवरेज एज है वो 92% लोग, ललित भाई 92% लोग, ललित भाई डांगे को कह रहा हूँ, मतलब आपके लिए नहीं है पर आपका ध्यान चाहता हूँ कि 92% लोग 72 के नीचे टपक जाते हैं। ये तो भारत सरकार का डेटा है, मेरा डेटा तो नहीं है। अब जब लोग 60 के हो गए, कोई 65 के हो गए, 70 के हो गए, वो भी बोलते हैं बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर भारत सरकार का जो डेटा अगर सत्य है तो अपने आप की एज के माइनस करके गिनना चाहिए कि अब मेरे पास समय रिटर्न करने के लिए बचा कितना। अगर आप 70 के हो गए हो तो 2 साल बचे ऑफिशियली। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी को जाना है, भगवान करे सबकी शताब्दी हो, सेंचुरी लगाए, सब लगाए, पर कहीं ना कहीं पे आदमी को जीवन जीने के साथ साथ में अपने जाने की प्लानिंग भी करनी चाहिए और उसको महोत्सव बनाना है। तो रिटर्न के लिए कभी भी वक्त नहीं लगाना चाहिए और जब मौका मिले तो रिटर्न कर देना। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मैं आपको इतना दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप रिटर्निंग शुरू करोगे, जिस दिन आप देना शुरू करोगे, तो फिल्मों में तो गीत आया था, आप 1 रुपया दोगे वो 100 देगा, पर मेरे जीवन का ये एक हकीकत है कि मैं 50 साल की एज से सामाजिक सेवा में आया, पिछले 10-12 साल से, पर जो उन्नति मैंने 50 साल तक नहीं की और रिटर्न की जर्नी में आने के बाद में भगवान ने इतना बरसाया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की। थैंक यू। कमाल की बात की गणपत जी ने, लेकिन मैं थोड़ा सा सर आपको एक और चीज़ में इसमें थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। गणपत जी ने बोला कि 50 साल की उम्र के बाद शुरू करते हैं। मैं कहता क्यों 50 का वेट करना, 20 में भी शुरू कर सकते हैं सर। आज जब हमारे बच्चे होते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, तो मैं कहता हूँ उन्हीं के साथ उन्हीं को बताया जाए कि देखो यार तुम लोग 2 हो, हम 2 जने और अडॉप्ट करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, कुछ हो, तो जर्नी वहीं से शुरू हो जानी चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जो मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, हम सोचते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, पैसे बहुत सारे आ जाएं, उसके बाद देना शुरू करेंगे। वो बहुत की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सो जब आपके पास नहीं होते तो आप देने की कोशिश करते हैं तो आना शुरू होता है। मेरा जब कोविड के समय, कोरोना में, मैं मैक्सिमम लोगों से जुड़ा, सब वो थे सर जो कोई दिहाड़ी मजदूर होगा या कोई गरीब
तबके से जुड़ा होगा, जब वो हमारे साथ जुड़े, उन लोगों ने इतना कमाल का काम करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन उन लोगों ने बहुत सारी जानें बचाई। क्योंकि जब आप मदद करने निकलते हैं तो आप जैसे रिसोर्सफुल लोग उनका हाथ थामते हैं कि चल बेटा मुझे सिर्फ तेरे से समय चाहिए, मदद मैं कर दूंगा। तो मुझे लगता है सर आज का इस स्पेशल सेशन का एक नया फॉर्मूला होना चाहिए कि 50 का वेट मत करो, 20 से शुरू करो ताकि अपने को और समय मिले। क्योंकि जो कामयाबी दुआओं से सर को 50 के बाद मिली, अगर 20-25 से शुरू कर दें तो जल्दी मिल जाएगी, तो अच्छा है ना सर, और अच्छा जिएंगे। बट थैंक यू सो मच सर, आई थिंक बहुत कमाल की चीज़ सीखने को मिली है। सो मैं सुखराज जी नार साहब से अगला मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप कमाल के हो सर, और आपने इंडिया के जो मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट ग्रुप जो बिल्ड किए हैं सर, सिर्फ होम्स और टाउनशिप्स ही नहीं, आपने राजस्थान में हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी बहुत इन्वेस्ट किया है सर। अपने गांव और रूट्स को वापस देने का एक्सपीरियंस जो था वो आपके लिए कैसा था सर? मैं आपको, मेरी जर्नी ऐसी है कि जब मैं बॉम्बे आया 69 में, कुछ बिजनेस चालू किया, तभी उस जमाने में 1000 रुपया सैलरी भी मेरी नहीं थी, और मैं नौकरी करने गया तो किसी हमारे सगे संबंधी के पास, तो उसको बोला 1000 रुपया महीने में तुम रख लेगा क्या? तो उसने मुझे बोला नहीं नहीं, हम रिलेटिव है तो नहीं रखेगा। फिर उसी टाइम मेरे हाथ में एक घड़ी थी, मैं क्राफर्ड मार्केट में गया, और क्राफर्ड मार्केट में गया तो वो घड़ी 200 की मेरे को 350 में किसी ने खरीद लिया। तो मैं उसको 10 घड़ी और ला के दिया। तो मैंने सोचा यदि मेरे को 1000 रुपया इनकम होएगा तो 500 में चैरिटी करूँगा। उस जमाने से लगा के अभी तक मैं यही करता रहा हूँ। जिस दिन मैंने लाख रुपया पहले कमाया तो मेरे फादर ने बोला एक गांव में स्कूल जरूर बनाना, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, 9th स्टूडेंट था। 9th नौकरी छोड़ के जब बॉम्बे आया, पढ़ के आया, तो हाई सेकेंडरी स्कूल का प्रेसिडेंट था। तो स्कूल में बहुत दादागिरी ये सब कुछ करते थे। तो फादर ने बोला ये तुम्हारा काम पढ़ने का नहीं है, तुम बॉम्बे का नौकरी ढूंढ लो। उसी जमाने में मैंने पहला लाख रुपया कमाया, उसमें 1969-70 में मैंने स्कूल चालू किया भींदमाल में। उसी पैसे को फादर के पास भेजा और फादर ने स्कूल बनाया मेरा। उसी जमाने से लगा कि आज दिन तक यदि 10 करोड़ कमाया है तो 5 करोड़ की चैरिटी किया मैंने, और 100 करोड़ कमाए तो 50 करोड़ की किया है, और 500 करोड़ कमाए तो 250 करोड़ की मैं करता रहा हूं। यही मेरा लक्ष्य है, आगे भी मेरा लक्ष्य ये रहेगा। बहुत अच्छा सुखराज जी, आपने मेरे आपकी बात सुनकर मुझे वही अपने मदर की पंक्तियां कुछ याद आ गई। वो हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। मैंने छोटे छोटे गांवों में स्कूलें काफ़ी बनाई, जहाँ स्कूलें नहीं थी, बच्चे पढ़ते थे नहीं, वहाँ काफ़ी स्कूलें बनाई। अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल बनाया, भीनमाल में 100 बेड का हॉस्पिटल है, या बॉम्बे में स्कूल से कई जगह पे काम किए मैंने। और हमेशा मेरी हॉबी रही है कि लोगों को लेके चलने का और संगठन करके काम करने का। मैं भी करूं, लोगों से भी करवाऊं, ये मेरा उद्देश्य रहा हमेशा। बहुत अच्छा सर, आप मुझे भी ले चलना, जब अगला स्कूल बनाओगे तो मेरे से भी कुछ क्लासरूम्स और बेंचेस मेरे से भी लगवा लेना सर। आपकी दुआओं के साथ हम भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। उज्जवल जी पगाड़िया साहब का मैंने नाम बड़ा सुना है और हमेशा कमाल के कामों के कारण आप जाने जाते हैं सर। आपने पगाड़िया ग्रुप को एक हाईली डाइवर्सिफाइड एम्पायर बनाया, और 120 प्लस करोड़ जो फिलैंथ्रोपी में जो आपने प्लेज किया सर, आपके लिए पर्सनली गिविंग इज ग्रोइंग का असली जो मतलब है वो क्या है सर? एक बात तो हमको समझनी चाहिए कि जब भगवान हमको जनरल पब्लिक से ज़्यादा देता है तो वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हम वो जनरल पब्लिक के लिए खर्चा करें। अभी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई, तो यूक्रेन में जब जो लोग हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी लेके जी रहे थे, आज उनकी कीमत 100 करोड़ भी नहीं रही है। तो
तो हमारा समाज, हमारा देश समृद्ध रहेगा, तो हमारी वेल्थ की भी कीमत होगी। और तीसरी बात है कि जब हमारे बच्चे सक्षम हो जाते हैं तो हमारी कमाई, जैसे कि गणपत जी ने कहा 50 साल के बाद, हमारी कमाई का संग्रह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हमें वो समाज के लिए खर्चा करनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और ये सब करने से आपको एक मान्यता मिलती है, नहीं तो लोगों में एक जेलसी हो सकती है। ये इस हिसाब से मैं ये सब करता हूँ। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आप इंस्पायर कर रहे हैं सर समाज को, हर एक को, एंड जस्ट कीप दिस जर्नी ऑन सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। संजय जी, एक आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं सर, and you often even give trust and capital to companies at an early stage. So how do you see this as a form of giving? So my question is not on the different lines. So being I'm an investor, and I believe that giving money with a trust is more than the financial assistance to some companies. So what I've seen and I've gone through like last 20 years, when you support some corporate and some startup, is unreal trust in what you believe, confidence on them to their unrealized dream, what they think. So I'm so fortunate to support many corporates, small startups, and believe me, few of them become so big today. So it's not only we are giving them the financial assistance, we are creating a two partnership among those peoples. These companies create a nation building, they create employment, they create a lot of wealth for the entire investment community. So like at our company, our strategy is to just believe on the company, work, give them the entire freedom of nurturing some idea which is not grown up, which is a risky proposition, but believing them and giving the money at a time when they believe that they will not get this kind of funding. And there are many examples, many companies what we started, and being my own journey when I came to Bombay with nothing, and today I'm so fortunate to work with many corporates and many companies. So I believe the trust is a very big factor. Money is available everywhere. But when you give money to this startup, you give them the confidence that we are not here to take over your companies, we are there to support you. And when these companies grow to a different level, and that give us satisfaction that, you know, a small companies have become today giant companies, and trust, capital, and the growth, employment, and entire thing has a lot of role to play in my life. क्या बात है संजय, यू नो आपने जो बात की है, मुझे एक अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ गया सर। जब मैं कोविड में लोगों को घर भेज रहा था, तो उनको जब घर पे भेजा तो किसी ने बोला यार मेरी मदर की तबीयत ख़राब है यार, सुनो भाई आपने भेज दिया, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर था, इलाज करवा दो। तो मैंने हॉस्पिटलों से मैं जुड़ना शुरू किया, इलाज करवाने शुरू किए। किसी के पास नौकरी नहीं थी, यार सुनो भाई घर तो भिजवा दिया, मदर का इलाज तो हो गया, नौकरी नहीं है, नौकरी दिलाओ। फिर मैंने कोई होटल्स हो, एक्सपोर्ट हाउसेस हो, आप जैसे भाई हो, उन सब से टच करना शुरू किया। तो करते करते मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था प्रवासी रोजगार। प्रवासी रोजगार का एक काम था कि जहाँ पे भी देश भर में किसी को कोई जॉब चाहिए तो आप उसमें एनरोल करो और कराओ। मैं सिर्फ मदद के लिए कर रहा था, और मैं सिर्फ वो डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जुड़े जाए, और मेरा कोई बिजनेस का कोई उसमें लक्ष्य नहीं था, कुछ नहीं था। वो करते करते इतना बड़ा हुआ कि एक समय थोड़े टाइम बाद टेमासेक जो सिंगापुर की कंपनी, उन्होंने इन्वेस्ट किया और उस कंपनी की वैल्यूएशन 1200 करोड़ रुपए हुई सर उसकी, एंड दे बिकेम गुड वर्कर, उस कंपनी का नाम रखा। और हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे आपने बोला कि व्हेन यू ट्राई टू हेल्प पीपल एंड हाउ फोर्सेस कम टुगेदर टू गाइड यू, टू हेल्प यू एंड टू मेक लाइफ बेटर, तो वो एक मेरी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यू नो आपके पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बट योर जर्नी रिमाइंडेड मी ऑफ दैट सर, एंड well done sir, so proud of you, thank you so much. So same thing, so no, like many corporates, they were too good, lot of financial problems. When you go with them, support them, give them the capital with the confidence and the trust, and believe me, these companies are creating super wealth for the nation, and they are truly doing the nation building by providing a lot of employment to many people. Great, thank you so much Sanjay. गौतम भाई कैसे हैं आप? Fine sir, for good. गौतम भाई, आपका जो डायलिसिस ट्रस्ट सिर्फ 16,000 और 16 दोस्तों के साथ स्टार्ट हुआ था, और आज
वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ डायलिसिस इनिशिएटिव है। ये कहानी कलेक्टिव गिविंग के पार के बारे में क्या सिखाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई आज के सब्जेक्ट पे बोलूँगा कि गिविंग इज ग्रोइंग, दिस वी हैव लर्न फ्रॉम नेचर। आप एक गेहूं का बीज डालिए, एक झाड़ आएगा। तो दिस इज गिविंग व्हाट वी आर लर्न फ्रॉम नेचर, एंड बाय फ्रॉम अस व्हाट वी लर्न बाय गिविंग एंड ग्रोइंग। लेट अस गिव इट to give back our ego, so we will get out of things. So we earn everything there. Coming to the trust and the joint, this is Bhagwan Mahavir Jain Relay Foundation Trust, which was started in 2009 with 16,000 rupees and 16 Jain friends, seeing the problem of the CKD patient, kidney failure patient. These patients have to suffer a lot by health and by wealth. This is a very bad disease which eats away the houses. ये जैसा दीमक की बीमारी लकड़ी को लगती है, वैसे एक घर को लग जाती है। अगर एक घर को लग गई तो वो घर ख़त्म हो जाता है। आज 16 दोस्त लोग, 16 जैन फ्रेंड्स सोचे कि अब तो कुछ करना चाहिए कलेक्टिवली। वो ऐसा नहीं कि पैसे से ही होगा, ये 16,000 रुपये से हम लोग शुरू किए और आज दिस ट्रस्ट हैज़ कंप्लीटेड 17 lakhs dialysis last month. This is not only dialysis. Corporate hospital charges 4,000 rupees for each dialysis. This Bhagwan Mahavir Trust charges only 300 rupees. A patient has to go 3 times in a week for dialysis, in a month 12 times. By 4,000, his family earning is 30,000-40,000 rupees. He has to beg, borrow, steal or die. A dialysis patient, if doesn't goes for dialysis for 15 days, he has to go up. Today we are fortunate that because of the society and because of the support of all my donors, all my trustees, well-wishers, people say to becoming a trustee of a trust, in my opinion, trustee has to give 1 T out of 3 T's. One is treasure, one is talent, one is time. Our trust has grown because all the trustees give all the 3 T's. Whenever required, they give trust, they give talent, they give time. So this is growth of the efforts of everybody. Like the palm has 5 fingers. If all mixed together, they go. So this is the strength of this Bhagwan Mahavir Trust, that we are able to do. Money is must, but money is not everything. So we started with a small capital. Like all my friends have said, started career with a very small thing. Yes, my background is also that. And collectively, if we do anything, it will be a successful. Like today, Jito, it's a collection, hard work of all the people who have started long back. Any organization needs unity, strength and collective efforts of everybody. बहुत अच्छे सर। मैं आपने जैसे जीटो का एग्जांपल दिया, मैंने बहुत अटेंड किए हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं चेन्नई भी गया था, मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी राजेश चंदन जी। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे अभी हैं कि नहीं है। वो भी जब हमारे साथ जुड़े तो मुझे याद है कि उनके साथ भी मिलकर भी हम लोगों ने कई मेरी खुद की फाउंडेशन है, सूच चैरिटी फाउंडेशन, हम लोगों ने भी बड़े ऐसे लोग के बचा पाए हम लोग जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो आज तक मिले भी नहीं। तो जैसे आपने बोला कि आपके 16 दोस्तों ने कैसे एक परिवार बनकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है सर, और मैं चाहूँगा कि ऐसे और बहुत सारे गौतम जी यहाँ पर जुड़े हैं और ऐसे बहुत सारे उनके साथ जो दोस्त जुड़कर सर ऐसे ही कमाल का काम करते हैं सर। सो प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। सॉरी 1 मिनट, ये 16 दोस्त जब जमा हुए तो हम लोग सोचे थे कि तो हमको ये था कि और भी लोगों को जोड़ेंगे, मगर हमारे एक अहमदाबाद वाले दीपक भाई है, वो एक फर्स्ट फंक्शन में आए थे। वो हमको बोले कि ये 16 लोग क्यों जमा हुए, हमको भी नहीं मालूम, बुलाए थे। तो वो हमको सिखाए कि 16वें तीर्थंकर हमारे जैन धर्म में होते हैं शांतिनाथ भगवान। तो बोले शांति का काम है, इसके लिए 16 लोग जमा हुए। आज अगर 10 करोड़ भी देके कोई ट्रस्टी बनना चाहता है ये ट्रस्ट में, तो किसी को हम लेते नहीं हैं।
हम सिर्फ जो अगर कोई एक बाहर जाएगा तो आएगा, ये जाने में कोई तो तैयार होता नहीं है और आने को कोई जगह ही नहीं है. सॉरी, एंड आई एम थैंकफुल टू दीपक भाई बिकॉज ये क्वांटिटी कम रहने से क्वालिटी निकल के आई है. अगर आज नहीं तो मैं 4 लाता, ये 4, ऐसे हम 100 हो जाते. एंड देर इज नो पोस्ट और पोजिशन इन अवर ट्रस्ट. एवरीबडी इज ए वर्कर. The senior most is a president required by the government as a chairman, and the second one is the treasurer as required by government. But there is no post, position, no election, no selection. Everybody is a worker. They have to give 3 T's and work here. Well done, Gautam ji. Thank you so much for this. And गणपत जी से अगला सवाल सर कि आपने एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट किया है और आपको क्यों लगता है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ गिविंग है सर? थैंक यू सोनू जी. आप आए उसके 2 मिनट पहले जो गैप मिला था कि भाई आपकी वेट कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ प्रोजेक्ट के लिए बोलने का मौका मिला. आज एजुकेशन की जीतों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें एक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी जीतों में एजुकेशन रिलेटेड कर रहे हैं. बच्चों की फीस, हॉस्टल्स, ट्रेनिंग, IAS, IRS, बहुत कुछ कर रहे हैं. मेरा ऐसा मानने का है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाली सदी नॉलेज की सदी है और अगर नॉलेज में अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ही अगर हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ेगा. इसलिए एजुकेशन के अंदर में मैं पर्सनली, क्योंकि हम लोग क्या जैन लोग हैं ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं और जैन समाज भी तरह तरह के प्रोजेक्ट करते हैं. हम लोग कई बार मंदिरों में और बड़े बड़े प्रोग्राम में करोड़ों अरबों रुपए खर्चते हैं. तो मैं जहाँ भी मौका मिलता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो नहीं करने चाहिए, मंदिर नहीं बनाने चाहिए, पर मंदिरों के साथ साथ में एक स्लोगन विरायतन में साध्वी जी ने दिया था कि जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय. अगर जिनालय बनाते हैं तो विद्यालय भी बनाओ. और अगर हम एजुकेशन में अगर हम लोग पैसा डालेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो न केवल हमारा कम्युनिटी मतलब हमारा समाज उन्नति होगा, बट राष्ट्र के लिए भी हम निर्माण का काम करेंगे. तो मैं हमेशा जहाँ भी बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले प्रायोरिटी आपके डोनेशन की एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद में आपको जो अच्छा लगे वहाँ करो. ये मेरा कहना है, पर हो सकता है आपकी कोई और सोच हो. मैं एक बात और ऐड करूँगा जो आपने पूछी नहीं है कि ज़्यादातर लोग हमेशा क्या देते हैं वो गिनाते बहुत है कि यार मैंने वहाँ किया, मैंने ये किया. और स्पेशली जब कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो बोले अभी मैंने वहाँ किया, मैंने ये किया. मेरा ये कहने का है कि देने के बाद में भूलना ही धर्म है, गिनाने का नहीं है. क्योंकि आपने कितना रख के कितना दिया. अब एक 100 करोड़ का आदमी 1 करोड़ देता है और एक 10 करोड़ का आदमी 1 करोड़ देता है, तो बहुत बड़ा फर्क होता है. मैं हमेशा बोलता हूँ और मैंने कई गुरुओं से सुना है कि आपने क्या क्वांटम डोनेशन दिया और रखा कितना और दिया क्या, और पैसा रख के भी करोगे क्या. आज हम सब लोग बिजनेसमैन हैं, हम सब लोग एक ही वो मृग तृष्णा जैसे पैसा 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 और जोड़े जा रहे हैं. किसके लिए जोड़े जा रहे हैं, उसका क्या करना है, इसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है. और आप बच्चों के लिए छोड़ोगे तो भी कितना छोड़ोगे. आपकी कमाई का आप इस दुनिया से विदा होने के पहले खाली 10% अपने हाथ से अगर आप खर्च करके जाते हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा. और वो आप एजुकेशन में लगा दो और कहीं भी लगा दो, सिर्फ 10%. अभी मैं कल एक वक्ता का स्पीच सुन रहा था कि मेरे पिताजी ने चले गए हमारे वक्ता, नहीं तो नाम बोलता, पहले दादाजी ने पिताजी को दिया, पिताजी ने मेरे को दिया, मैं मेरे बेटे को दिया, मेरे पास कितना है मेरे को मालूम ही नहीं है. अरे क्यों दे रहे हो. अगर आपको सुखी बनना है तो स्वार्थी पिताजी बनो, स्वार्थी बनो. शायद कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि स्वार्थी बनो और सुखी रहो. मैं बोलता हूँ स्वार्थी बनो तो ही आप सुखी रहोगे. स्वार्थ का मतलब क्या है कि डोंट लीव टू मच फॉर द चिल्ड्रन टू स्पॉइल देम. उनको मालूम है मेरा बाप अभी थोड़े दिन का घर आ गया, 10 साल 15 साल 25 साल. अच्छा बाप कंजूस है, किसी को पैसा देता नहीं है, खुद भी खर्च करता नहीं है, तो मेरे लिए छोड़ेगा. तो मेरे सारे मित्रों से इतना ही कहने का है कि स्वार्थी बनो. आपने मेहनत की है, आपने मेहनत करके जो पैसा कमाया है तो अपने हाथ से एजुकेशन में करो या और भी जगह पे करो, पर डोंट वेट. सोनू जी ने मेरे को करेक्ट किया कि अब 50 साल के बाद करना जरूरी नहीं है. मैं नॉर्मली ये इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग उस एज के बैठे हैं, तो मैं बोला शुरू करो, पर आज से आपने करेक्ट नहीं, किया. सर यंग लड़के बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा मत बोलो सर. सर यंग लोगों को मैं चाहता हूँ पहले वो कमाने पे ध्यान दें.
और वहाँ पे हाँ, हम लोग पहले सब क्या है, हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं ना, पैसा होगा तो सब पूछते हैं सर, पैसा होगा तो खर्च भी करेगा, क्योंकि हमारे धर्म में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हर एक जैन पैदा ही इसके लिए हुआ है कि औरों का काम करे। जी आपको मालूम है हमारी 17,000 गौशाला हैं, उसमें से 12,000 जैन समाज चला रहा है। आप हमारे राजस्थान में या गुजरात में कोई गांव में चले जाओ, हर एक दूसरी स्कूल पे जैन का नाम होगा। तो ये तो हमारे संस्कार है, वो करेंगे। पर बच्चे अभी आए यहाँ पे कुछ लर्न करने को, अर्न करने को, रिटर्न की उनके 10 साल बाद में बात करेंगे। थैंक यू। नहीं सही है सर, आपने जो एजुकेशन की बात की बड़ी कमाल की थी। मेरे मदर खुद प्रोफेसर रहे, इंग्लिश पढ़ाते थे, लिटरेचर पंजाब में पढ़ाते थे, और हमेशा वो एक ही चीज़ बोलते थे कि सोनू, अगर आप किसी ऐसे इंसान को पढ़ा देते हो जो इसकी शायद पढ़ाई छूटने वाली है, तो आप उसकी आने वाली जनरेशन्स को बना देते हो। अगर वो पढ़ के बिना पढ़ाई के उसकी छूट जाती हैं, कुछ डेली मजदूरी में पड़ जाता, तो उसकी आने वाली जनरेशन्स को बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक पढ़ा दिया तो आपने जनरेशन्स बदल दी। तो वो आपने बड़ा कमाल का मुद्दा उठाया सर। हमारे भी, जब मैं लोगों से, मेरे घर के बाहर बड़े लोग आते हैं कई सालों से, तो मैं सबको बोल के रखा है कि एजुकेशन किसी का हो तो आप सिर्फ अपना स्कूल का और अपना नंबर दे के जाइए, हम लोग फीस का देख लेंगे, या मेडिकल का हो। सो आपने जो मुद्दा एजुकेशन का है सर, बड़ा कमाल का है, एंड आई जस्ट कीप द गुड वर्क गोइंग सर। थैंक यू सो मच। सुखराज जी, नार साहब, वापस मैं आप पे आता हूँ। आपको क्या लगता है कि जो कम्युनिटी वेलफेयर जो इनिशिएटिव्स रहते हैं, सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं बल्कि एक बिजनेस की ब्रांड जो क्रेडिबिलिटी होती है उसे भी स्ट्रॉन्ग करते हैं सर? यदि आप समाज में चैरिटी करते हैं और अच्छे काम करते हैं तो उसमें कंपनी का नाम भी बढ़ता है, बिजनेस में भी आगे बढ़ते ही हम लोग, उसका फ़ायदा काफ़ी होता है। मैं लास्ट टाइम जीतो में चेयरमैन था, तब मैंने जीतो के एजुकेशन, एक संस्था है हमारी जीप, उस जीप में लोग जीतो से हमने कंपनी बनाया, कंपनी बना के उसको लॉन्च किया, लॉन्च करके 54 लाख के डोनर 240 हमने हमारे टाइम में पूरे किए। आज जीतो का एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है जीप, जो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के लिए फी के लिए पैसे देते हैं हम लोग। आज मैंने यदि कोई संस्था में काम किया और मैं सोशल काम करता हूँ तो मेरी ब्रांड को तो फायदा होता ही है इसका, उसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। बिल्कुल नार सर, जैसे आपने बोला कि जब आप मैंने फिल्मों का जो दौर शुरू किया था साउथ से शुरू किया था। तमिल फिल्में की, तेलुगु की, कन्नड़ा की, चाइनीज, अमराठी, इंग्लिश, बहुत सारी की। कोविड के समय जब अगर मैं कोई ब्रांड को इंडोर्स करता था तो अगर मुझे उसके लिए एक्स अमाउंट मिलता था, कोविड के बाद वो 5x हो गया, 10x हो गया। वो इसलिए हुआ, वो फिल्मों से नहीं हुआ। मेरी कितनी हिट फिल्में हुई, कितना 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस किया, 200 करोड़ किया, उससे नहीं हुआ। वो इस चीज से हुआ क्योंकि आपने सोसाइटी को वापस देने की बात की। मेरा तो ये मानना है कि जितना आप लोगों के लिए काम करोगे, समाज के लिए काम करोगे, उतना ही अपना आगे पैसा बढ़ने वाला है। बिल्कुल सर। आपको एक बात बताऊं, मैं जब मेरे पास पैसा नहीं था तभी मैंने ये काम, यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये कर लूँगा, मेरे पास 50 करोड़ होएगा तो 25 करोड़ का डोनेशन करूँगा, चैरिटी करूँगा। तो ये तो सपने थे, यदि उसी वजह से मेरे पास पैसा बना। यदि मैं चैरिटी नहीं करता तो पैसा नहीं बनता था। मेरा फायदा चैरिटी से हुआ है और आगे भी इसी काम से मैं आज स्कूल चलाता हूँ, हॉस्पिटल चलाता हूँ। ये पर्पज़ मेरा मेन है, उससे ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है मेरा। बिजनेस भी पैसे कमाती है हम लोग। बहुत अच्छा सर, आप ऐसे ही कमाते रहिए और ज़बरदस्त बिजनेस होता रहे और ज़िंदगियां बचाते रहिए सर, वही चाहिए। नार साहब आज इंस्पायर कर रहे हैं आपको। मेरा जो अगला सवाल है उज्जवल भाई से है कि कोविड के टाइम ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करना, कैंसर केयर के लिए 10 करोड़ देना, यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ देना, आपके गिविंग जो डिसीजन से अक्सर अर्जेंट नीड्स पे बेस्ड रहे। आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कहाँ और कब देना है? ज़रूरत की तत्परता और उसका प्रभाव, ये दोनों चीज़ों को जोड़ के ही मैं ये डिसीजन लेता हूँ। मुझे याद है जब कोविड स्टार्ट हुआ तब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में हमारा फूड ग्रेन का काफ़ी सप्लाई था। तब हमने देखा कि
ये सप्लाई तो जा रहा है, लेकिन कई फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके यहाँ खाने को कुछ नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये जो 2-2.5 महीने में हम जितना भी कमाएंगे उसको हम डोनेट करेंगे। तो पहले हमने करीब करीब 1 लाख किट बनाए, जिसमें साबुन से लेके अनाज 1 महीने का हमने पूरे महाराष्ट्र में MLAs के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड, फिर उस टाइम ऑक्सीजन की बहुत कमतरता थी, तो हमने नागपुर कॉरपोरेशन को एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट दिया और अकोला को दिया। ऐसे ही गणपत जी के साथ और इन लोगों के साथ बैठे तब जैन यूनिवर्सिटी की बात चली, और उसमें एक जैन धर्म का और बच्चों के लिए एक क्वालिटी और एक कैरेक्टर बनाने का जो एक सोच थी, तो उसमें मैंने इनको हाँ भरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी ज़रूरत क्या है और उसकी तत्परता और उसका प्रभाव क्या होने वाला है समाज पे, ये देख के ही डिसीजन हम ले लेते हैं। बहुत अच्छा सर, मुझे भी याद है जो आप जिस सोच की बात करें, मुझे भी याद है मैंने इधर नेल्लोर में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया था और एक मैंगलोर में लगाया था ऑक्सीजन प्लांट। मुझे याद है उस समय जब तुरंत लोगों को ज़रूरत थी कि जल्दी पहुंचना, अगर हम उस समय सोचने में वक्त लगाते कि कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग होगी, कहाँ से लेके आएंगे, ये बंदा बोलेगा, तब नहीं, तब आपको सिर्फ एक्शन लेना है। और हमारी फिल्म लाइन के अंदर बोलते हैं ना कि लाइट कैमरा एक्शन, पर ये ज़िंदगी है जहाँ पर ना लाइट है ना कैमरा है और सिर्फ एक्शन है, और हमें वही लोग चाहिए जो एक्शन लेते रहें और ज़िंदगियाँ बदलते रहें। एक और बात बताना चाहूँगा कि कोविड के पीरियड में ऐसे तो बाहर निकलना सबको अलाउड नहीं था, लेकिन हम फूड ग्रेन बिजनेस से होने की वजह से हम निकलते थे। तो उस वक्त नागपुर में अप्रैल और मई का महीना था और करीब करीब 42 और 44 की धूप में पुलिस खड़ी रहती थी कम्प्लीटली। तो हमारे दिमाग में एक सोच आई कि इन पुलिस के लिए हमने करीब करीब 2 महीना तक एक वक्त का खाना हमारी फैक्ट्री से भेज देते हैं। और सेकेंडरी फिर जब हमने देखा कि इनको खड़े रहना है वहाँ और कैसे घर भी नहीं जाना है, तो फिर हमने बॉम्बे से 20 वैनिटी वैन्स मंगाई थी और अलग अलग जगह रखी थी कि वो 10-15 मिनट वहाँ जाके फ्रेश हो सके और दोबारा वापस सर्विस दे सके। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। मैं नागपुर से हूँ, मुझे पता है सर नागपुरी गर्मी में क्या होता है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड कीप द गुड वर्क गोइंग सर। संजय जी, अगला सवाल आपसे है कि बहुत सी कंपनीज जिनको आपने सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बनी सर वो, एंड फाइनेंशियल रिटर्न्स के अलावा आपको एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर और एनेबल करके क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है सर, क्या खुशी मिलती है आपसे उसे? Sono is a really very, very tricky question. I think my lot of friends are sitting down or here who created a lot of big corporates. See, I've done my CACS. I did 10 years of my service from 15,000 to 25,000 rupees. When I came into business, it is a very deep sense of when you find a company from somewhere or from nowhere, you created a big empire. And these companies contribute to society is like an immense pleasure or happiness you get it out of these things. Many companies, when you started funding them and when you see them, the very, very small dreams becoming a billions of dollar companies, thousands of employees, creating a lot of tax, paying money to the governments. So money is always not a idea to create out of this thing, but you get an immense pleasure inside that these companies, what idea, what people you selected them, how they're growing, the kind of partnership you run with them, the kind of interaction you do with the team. And it's not only money investing into one company, you make money, you learn out of these people a lot. So one success into one company created another idea, and this cycle we keep continue many places. When we work with this company and we think that every idea what we are working in the kind of promoter taking a high risk, and those ideas convert into real truly business. And when I see all these companies growing from a local to global, a lot of companies where we invested, I think they were having no presence today. I think they are meaningful company across the globe. So I feel when you create capital out of your money, seeing this company grow, and these money, what we make it, these we use to again give back to the society in many forms. So that's the thing where money is definitely give you pleasure. But when you see these companies growing that are different, so creating companies from somewhere to somewhere, that's the journey gave me a lot of kick to keep doing. So we started company from 5 lakh rupees.
I think this year we're closing our balance sheet more than 23,000 crores with zero debt, and entirely money we made out of all these companies where we created a capital. Thank you. Well done, so proud. गौतम भाई, अगला सवाल आपके लिए. यू नो, आपका आई जो चैरिटेबल ट्रस्ट है 6 लाख पेशेंट्स सर्व कर चुका है सर, और डायलिसिस फाउंडेशन ने करोड़ों जो लोग हैं आपने उन्हें सेव किया है, और आपको हेल्थ केयर एक लॉन्ग टर्म इंजन ऑफ कलेक्टिव ग्रोथ क्यों लगता है सर?